क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अनुच्छेद 32 तथा भारतीय संविधान से संबंधित क्या कहते हैं असत्य है। ऐसे कह सकते हो कि भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 32 के तहत कौन सा तथ्य गलत है। Which are the following statement with respect to Article 32 of Indian Constitution is incorrect? ये तो भाई आप बता सकते हो, इस पर करंट अफेयर में चीज आई है, लेकिन ये तो बिना ऑप्शन दिए जो पॉलिटी पढ़ चुके हैं, मैं आशा करता हूं कि वो बता ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, आर्टिकल 32 के बारे में बात हो रही है। अब इसमें पहला ऑप्शन है, अजय मेहरा तुम भी पढ़ चुके हो, लगभग लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, पहला है इसमें ऑप्शन है, इट ग्रांट द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर पार्ट थर्ड, गारंटीड अंडर द पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में वर्णित मानवाधिकारों के तहत किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन होने पर वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, का अधिकार प्रदत्त है। ठीक है, सीधे सीधे है ना, क्या सीधे है ना, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट दस्तक कर सकता है। जबकि हमारे भारत में क्या सिस्टम है, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, है ना, ऊपर तक जाते हैं कोई केस होता है तो। चलो दूसरा ऑप्शन, इसको मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, बाकी लोग आंसर हमको प्राइवेट में लिख देंगे। ठीक है, अगली बात है, इट कैन नॉट बी एवरेज्ड और टेकन अवे इवन बाई वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इस अधिकार को संविधान में संशोधन के द्वारा भी निरसित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संविधान में संशोधन के बाद भी निरसित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी, द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या सर? हाँ, क्या चीज इंग्लिश में? निरसित निरसित मतलब कि टेकन अवे, एबॉलिश्ड, डिलीट। निरसित मतलब होता है, निरसन शब्द अच्छा शब्द है ना, निरसन का मतलब होता है कि उसको खत्म कर देना, पनिश कर देना, हाँ, निष्क्रिय कर देना। लेकिन संविधान में निष्क्रिय शब्द नहीं होता है, निरसित शब्द का प्रयोग करते हैं, निरसन, है ना, कर देते हैं। अच्छा, निरसन शब्द क्यों करते हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल बात आ गई आपके पास से, है ना। यहाँ पर जो है निरसन शब्द क्यों इस्तेमाल किए हैं, विमोचन क्यों नहीं कर सकते हैं, कोई कौन बता सकता है कि यहाँ पर विमोचन शब्द क्यों नहीं? मैं बता सकता हूँ सर। रिपल्सन शब्द यहाँ इस्तेमाल होता है, ना कि एबॉलिशमेंट, ना रिमूवल। रितुल जी बता सकते हैं इनके अलावा? कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर रिमूवल नहीं है सर। कोशिश कर सकता हूँ सर बता सकते हैं कोशिश। अच्छा ठीक है, अजय मेहरा भाई तुम जूनियर है, उसको मौका दो। हाँ जी सर, जो संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, जो और प्रस्तावना में जो लिखा गया है कि जो भी चीज के, जो भी संविधान में जो भी संशोधन होंगे, उसके तहत जो पहले लिखा गया है उसको पूरी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता, वो रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पर निष्क्रिय या फिर रिमूवेबल या फिर जो हटाना या एक तरीके से मिटाना, उस चीज को मिटाना, तो ये शब्द यहाँ पर यूज नहीं होंगे। बस ये होगा कि वो चीज यहाँ पर
एक तरीके से उसको संशोधित किया गया, एक तरीके से उसको यहाँ पर ये वाला शब्द यूज किया गया, निश्चित या फिर कोई इसके तरह का कोई दूसरा वर्ड, ताकि वो जो एक स्टैंडर्ड जो एक तरीके से क्रिएट कर दिया गया है एक तरीके से संविधान में, वो उसका एक वो नहीं हो, क्या बोलते हैं उसका शब्द याद नहीं आ रहा सर, एक तरीके से कि उसका चलो ठीक है, तो समझ गए हो अब उसकी। अच्छा, बेइज्जती ना हो, मर गया तो क्या बेइज्जती? सर नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, वो उसका वर्ड नहीं आ रहा सर, कि उसकी यानी कि एक तरीके से अवहेलना ना हो, उस चीज की अवहेलना ना हो। अवहेलना की बात नहीं, यहाँ उसकी इतनी इज्जत कदर नहीं की जाती, इतनी इज्जत होती तो काहे लिए उसको निर्थित करते, है ना? मार डालो ठीक है, लेकिन बेइज्जत करके उसको निर्थित करती है ना? अभिषेक बताओ। कोशिश जो वर्ड ये भूल रहे हैं वो वर्ड है प्रभावहीन, मतलब वो चीज वहां पर है तो, लेकिन वो उसका प्रभाव खत्म हो चुका है, प्रभावहीन। हाँ राइट। देखो ऐसे क्या है, जैसे मान लो कोई चीज रिमूव की जा रही है, तो जैसे एक है, एक पे मान लो ए लिखा हुआ है, 2 पे बी लिखा हुआ है, सी पे है ना, 3 पे सी लिखा हुआ है, तो अगर रिमूव हो जाएगा मान लो बी, तो 3 जो है ये 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा जी। तो फंडामेंटल राइट में क्या कोई हटाया गया, प्रतिस्थापित हुआ? 31 वाला कोई हुआ एक, था। हाँ 31 क्या था? वाला संपत्ति का क्या था? अधिकार उठा के, संपत्ति का अधिकार उठा के 317 में डाल दिया गया। 317 300 का में, 300 का 17 नहीं बोल रहे हैं। हाँ 300 का 300A में डाल दिया गया, जी भाई, है ना? तो ठीक है, तो अब यहां पर जब उसको डाल दिया गया तो क्या उसकी जगह कोई 31 आर्टिकल आया? नहीं, उतना खाली पड़ा है। नहीं आया, वो खाली पड़ा है और पड़ा ही रहेगा, है ना? अगर रिपल भी कर दिया गया होगा, कई सारे देखे होंगे निरसित कर दिए गए, लेकिन वो हैं, वो लिखे हुए में दिखाई देते हैं कि ये था, लेकिन निरसित कर दिया गया। ये बार बार और हमेशा पढ़ना पड़ेगा कि ये था, अरे निरसित कर दिया, यानी कबर बन गई है, उसकी जगह घेर लिया है वो, है ना? तो यहां पर इसलिए है, लेकिन जो अभी इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, अभिषेक जी ने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया कि वो क्या हो गया है, प्रभावहीन, प्रभावहीन, पावरलेस, फंक्शनलेस। ठीक है, प्रोविजन जो थे वो हैं, लेकिन वो प्रोविजन अब काम नहीं करेंगे, और वक्त आया तो इनको काम करवाया भी जा सकता है। अगर वक्त आया जब कोई चीज मर जाती है तो पुनः जीवित नहीं होती, लेकिन संविधान में यह है कि एक बार जो निरसित हो गया वह वापस से फिर से रसित हो सकता है। ठीक है, यानी कि वो मरा नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तो कोई दोबारा कब्र में अगर लेटा हुआ है तो वापस से जिंदा तो हो नहीं जाएगा कि अब तुम्हारी जरूरत है, उठो अलेक्जेंडर आजा, है ना? ऐसा तो हो नहीं पाएगा सर। रसित या प्रभूषित है। हाँ नहीं, तो रसिद का हमने शब्द समझाने की कोशिश किया है कि अब उसमें रस आ जाएगा, उसमें शक्ति आ जाएगी, यानी कि संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं जो कि क्या कहते निरसित किए गए हैं, वो पुनः वापस से पैदा भी किए जा सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि आर्टिकल 370 अगर चाह लिया जाए तो वापस नहीं आ सकता? क्या आ सकता है कि नहीं? आ सकता है, प्रावधान है कि नहीं? क्यों नहीं? है सर, आ सकता है सर। फिर से मान लो कश्मीर ने बहुत विरोध किया, कुछ हुआ और ऐसा गवर्नमेंट चेंज हुई, बहुमत में दूसरी सरकार आ गई, तो कर भी सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है सर, कर सकती है ना? ये बात है। हाँ, तो एक छोटे से देवेंद्र जी ने पूछा, किसने पूछा था? प्राचीन पूछा, जिसने पूछा हो गोटी फंस गई, है ना? एक एक शब्द में भार है, इसको हमें समझना है, इससे कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है हमको समझ में आया। कोई आर्टिकल नहीं मरा है, सब सो रहे हैं, है ना? बेहोश कर दिए गए अनंत काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए बेहोश है। ठीक है,
अगली ऑप्शन सी है, द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का न्याय, तीसरा ऑप्शन है कि तो सुप्रीम कोर्ट का न्याय मौलिक अधिकारों से संबंधित जो होगा वह वास्तविक एवं अंतिम होगा। ठीक है, एवं प्रभावकारी होगा, प्रभावकारी क्या, बाध्यकारी होगा। डी, only the fundamental right guaranteed by the constitution can be enforced under article 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान में वर्णित केवल मौलिक अधिकारों का ही संरक्षण होता है, मौलिक अधिकारों का ही संरक्षण का ही, ठीक है, संरक्षण होता है, एंड नॉट एनी अदर राइट लाइक नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैच्यूटरी राइट, है ना, इट इज, इसके अन्यत्र गैर मौलिक अधिकार, ठीक है, विधिक अधिकार इत्यादि का नहीं। ये हो गया डी। सर आंसर करो, आपका तुरंत सर। आ गया, हाँ तुरंत आ गया। और लोगों का क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, और इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी जो है देती है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का एकदम पैटर्न है ये। भेज दिया सर। हाँ बाबा मिल गया, वेरी गुड अजय। थैंक यू सर। नहीं प्राची जी, एक ही गोला भरना है ना? मेरा सही है सर? हाँ सर एक बार वो क्वेश्चन और ये रिपीट कर दे सर, मेरा कटक डिस्कनेक्ट हो गया था। अब तो सब आंसर भी दे दिए। देवेंद्र जी बहुत बढ़िया, प्राची बहुत अच्छा, वर्षा नरवानी जी, अरे वाह। अरे राहुल कैसे, अनुभव बहुत बढ़िया, बाबा राहुल घबरा गया। देवेंद्र जी देखो बीट कर दी तुम लोगों को पॉलिटी में, है? हाँ सही। एक मिनट, सबका गलत है। ऑप्शन क्या दिए हो? सबका गलत। देख दीजिए मेरा सर। अभी तक किसी का नहीं सही। अभी तक किसी का नहीं सही है, किसी एक का भी नहीं सही है। सर आपने ये बोला था, आपने ए पे ये बोला था मानवाधिकार को, जबकि यहाँ फंडामेंटल राइट, नहीं मानवाधिकार बोला था आपने सर। नहीं सर, मानवाधिकार बोले हैं। मानवाधिकार ही बोला है सर, ए वाले में मानवाधिकार ही बोला है सर आपने। मानवाधिकार बोल दिया था क्या? तो गड़बड़। तो उसके अभी तो हिसाब गाड़ी से गलत चली गई। चलो उसको मौलिक अधिकार कर लो। अब एक एलिमिनेट कर मैंने दिया, तो अब भी उत्तर सही दे दो। अब तो सीधे सीधे डी हो जाएगा सर। कौन, पुनीत जी? चलो उसको हमने मौलिक अधिकार कर दिया, अब बताओ। अब तो सही हो गया, अब बताओ। असत्य पूछा गया है सर, याद रखिएगा। हाँ असत्य ही, असत्य सी और डी पे सर अभी क्या तो था एक सत्य बार? तो सी और डी एक बार पूछ बता देना मुझे। ठीक है। सर रॉन्ग ऑप्शन बताना है, इनकरेक्ट। क्वेश्चन wrong, रिपीट कर दो wrong। प्लीज, मेरा ना सुन नहीं पाया। सर रॉन्ग सी है, बताना। ऑप्शन सी है,
jurisdiction of the Supreme Court in case of the enforcement of fundamental right is original and exclusive, कि सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकारों पर जो निर्णय दिया जाएगा वह वास्तविक तथा बाध्यकारी होगा। सर रॉन्ग बताना क्या? और डी है only the fundamental rights guaranteed by the constitution can be enforced under article 32। अब भेद दिया सर, अब देखो अनुच्छेद 32 के तहत जो संरक्षित अधिकार हैं वह केवल मौलिक अधिकार हैं, अन्य अधिकार नहीं। नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड स्टेटरी राइट नहीं, गैर मौलिक अधिकार तथा अब भेज दिया सर, अब देखो अभी भी नहीं सही सबका एक का, शिवेंद्र का सही है, वर्था नरवानी जी का सही है, रितुल जी का, अनुभव का। सर मेरा ऑप्शन सी करेक्ट, रितुल जी सही, बाकी लोगों का सही है, बहुत बढ़िया। हाई कोर्ट 200 अब क्यों जी, हाई कोर्ट की वजह, हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हो, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इसका ये। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब सुनवाई जो होगी डायरेक्ट उसी कोर्ट में हो सकती है जिसके लिए उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है। जैसे जो स्टेट के बीच के डिस्प्यूट्स हैं, स्टेट और सेंटर के बीच के डिस्प्यूट्स हैं, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में है सुप्रीम कोर्ट के, तो इनमें नहीं। इसकी भावना, आपका उत्तर सही हो गया लेकिन इसकी भावना गलत हो गई। एक्सक्लूसिव में नहीं, मतलब नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ये इसका जो ज्यूरिसडिक्शन की जहाँ पे बात हो रही है कि आप इसका ओरिजिनल नहीं देखिए, इसमें जानते क्या है, इसमें बात दूसरी है, इसमें टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात इस तरह से है, जैसे मान लीजिए इनका कहना है कि अब मान लो किसी ने अपने फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई केस जो है सुप्रीम कोर्ट में गया है ना, फिर क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, उसको कहता है कि तुम यही न्याय है, भले वो उसके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा हो या फेवर में जा रहा हो, वो फाइनल होगा और बाध्यकारी होगा, वही हो जाएगा, नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट यहां पर फंडामेंटल के राइट के आधार पर चलेगी, ना कि उस पर कोई आदेश जारी कर सकती है जो कि उस पर बाध्यकारी हो जाए, है ना। उसके हिसाब से इसको चलना होगा, है ना, ये बात है यहाँ पर। तो इसका जो भावना थी वो दूसरी थी। और उसके बाद जो डी लिखे हैं, जो मतलब कौन कौन डी लिखा है बताओ जरा भाई, डी जो लिखे हैं वो क्या सोच के लिखे हो? डी जिन्होंने लिखा है, उपचारों का अधिकार होता है ना उसमें 32 में, तो संवैधानिक उपचार तो सारे हो जाएंगे ना, मतलब बाकी चीजें जो है विधिक अधिकार वगैरह तो ये भी तो संवैधानिक ही है। अरे वो कह रहा है कि 32 केवल फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, विधिक अधिकार वगैरह के लिए नहीं। जैसे संपत्ति के अधिकार का मामला हुआ है ना, तो क्या तुम जो है आर्टिकल 32 उसके ऊपर लगाओगे? नहीं ना, तो सही है तो है। यहाँ पर आप लोग भावना दूसरी समझ गए, लेकिन फिलहाल तुक्का सही लग गया। ऑप्शंस में गलती हुई है सर, ऑप्शंस में मेरे मुझसे गलती हुई है ये वाली कि सर असत्य था तो उसको चुनना था इस वजह से। जैसे रितुल सर ने बोला, एक लाइन बोली थी रितुल सर ने स्टार्टिंग में कि उसको यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको चुनौती दे सकते हैं अपन, वो बाध्यकारी नहीं होगा, एक तरीके से उसको चुनौती दे सकते हैं हाई कोर्ट में। तो वहां से नहीं, आप उल्टा चले गए। मैंने ये कहा कि आप संवैधानिक उपचारों के लिए आप जरूर नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाएं। आपके पास अगर आपके पास दो रास्ते हैं, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। वो तो है ही, जहाँ पर दो रास्ते हैं तो वहां पर लेकिन प्रश्न में जो ऑप्शन दिया गया था वो कुछ और तरीके से पूछ रहा था ना, वो कुछ उसकी भावना कुछ और थी, है ना, ये बात थी। ये भी शायद यहाँ पर भी। हाँ सर एक बात बताइए सर एक मिनट रुकिए जरा, मान लो यहाँ पे मौलिक अधिकार वर्ड ना लिखा होता सी वाले ऑप्शन में, अगर ऐसे एक सेंटेंस आता
कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा? नहीं होता कभी। तभी नहीं होगा भाई सुप्रीम कोर्ट जो है क्या, संविधान आईपीसी लिखती है, संविधान आईपीसी में अमेंडमेंट करता है, ठीक है। वो संविधान के अगेंस्ट में जाकर कुछ नहीं कर सकती है। जैसे ये था, अगर हम निर्भया मामला उठा लें तो निर्भया मामले में वो उसमें था कि 18 साल से 6 ही महीने कम था, लेकिन उसको जो है बाल सुधार गृह भेजना पड़ा। अब वहां पर पब्लिक का प्रेशर था। अब अगर, लेकिन उसने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वो संविधान में संशोधन करे ताकि आगे इस तरह का ना हो। अभी हम मजबूर हैं कि हमको इस जरूर भेजना पड़ेगा, है ना। क्यों? तो उस समय क्यों नहीं दिखाई अपनी ताकत? कह देते नहीं ठीक है, अभी इसी केस से 16 साल की जाती है और इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। थी दम, कर सकता था, कर सकता था, नहीं कर सकता था, कर सकता था कि नहीं? नहीं कर सकता था ना, नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए कि वो संविधान संशोधन करो, लेके आओ, तभी हम करेंगे, क्योंकि वो संविधान से शक्ति पूरित है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से संविधान शक्ति पूरित नहीं है। नहीं तो जितने जज हैं ये सबसे शक्तिशाली हो जाएंगे, सुप्रीम हो जाएंगे। हाँ रितुल जी। मतलब संविधान के सीमा के अंतर्गत जो उसको शक्तियां प्रदान की गई हैं, उन शक्तियों के तहत जो वो भी अपना आदेश देता है या जो भी मतलब निर्णय देता है वो बाध्यकारी हो। बस वही। और हाँ, फंडामेंटल राइट पर बाध्यकारी कुछ हो सके, फंडामेंटल राइट पर बाध्यकारी कुछ हो सके, ऐसा है ये नहीं संविधान में। क्यों नहीं है? वो आर्टिकल कौन सा है जो कहता है ऐसा? कौन बताएगा इसको? देवेंद्र जी। 39। एक मिनट, नहीं इसको आप नहीं बताएंगे। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर। बोल दिया क्या आपने? नहीं बोल पूरा पाया, नहीं बोला सर, पूरा नहीं बोला, बोलते बोलते रह गए। नहीं बोला है सर ने, लेकिन हम डिफाइन रह गए सर, रह गए। हाँ बताओ, बताओ देवेंद्र जी। क्या बताना? अरे अच्छा ठीक है, पढ़ी नहीं हो ना पॉलिटी? प्राची भी नहीं पढ़ी होंगी, पढ़ी शायद। प्राची बताइए। नहीं सर, मैंने 20 से ज्वाइन किया था, रिकॉर्डिंग हाँ, सुनी थी, कुछ भी चली। गजेंद्र जी। गुड़िया। अरे लक्ष्मी। सर नहीं पता। अरे बाप रे बाप। नीलिमा, तुम्हारा, तुम तो पढ़ी हो ना? इतना छोटा सा क्वेश्चन, तो हम कहा इतना भारी पूछ लिए सबसे। सर क्वेश्चन रिपीट करना। अरे क्वेश्चन ये था सिंपली कि जो है कि इन्फोर्सेबल, जैसे सुप्रीम कोर्ट वाला मामला बना था, सुप्रीम कोर्ट जो है इन्फोर्सेबल नहीं, और रितुल जी ने कहा कि कोई ऐसा लॉ बन जाए कि वो फंडामेंटल राइट पर इन्फोर्सेबल हो, तब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है उस पर काम कर देगी। लेकिन फंडामेंटल राइट का संरक्षण ही फंडामेंटल राइट का एक अधिकार है जो कर रहा है, एक राइट है जो कर रहा है ना। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो कि कहता है कि ऐसा कोई लॉ बनेगा जो फंडामेंटल राइट को प्रभावित करेगा, तो स्वतः ही विधि शून्य हो जाएगा, नल एंड वाइड, ऑटोमेटिकली बिकम नल एंड वाइड। सर आर्टिकल 13 होगा ना सर? हाँ राइट। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? अब बड़ी बात पूछूंगा रितुल जी से। हम पहले बता दें आप क्या पूछने वाले हो। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि अगर कोई भी लॉ बनता है डीपीएसपी पे जो फंडामेंटल राइट को जो है डाउन कर देता है, वो है 31C। इसमें लिखा है, देखो ये 39 ये होता है एक्सपीरियंस, ये होता है कि मन पढ़ जाना। ये होता है, जानते हो क्या है? मानसिक वार्तालाप। ये होता है मानसिक वार्तालाप। जब जो है गुरु शिष्य को बहुत गहराई से समझ रहा हो, शिष्य गुरु को बहुत गहराई से समझ रहा हो कि अंतर मन जुड़ जाए,
तो इस तरह से ही होता है कम्युनिकेशन। और पेपर में भी वहां पर हम बैठ के तुमको पेपर बताएंगे जब इस तरह जुड़े रहोगे तो मन से। यही पूछने वाला था मैं, एकदम एग्जैक्ट बात है, यही पूछने वाला था मैं। और ठीक है, तो मैं तो उत्तर भी जान गया है ना, मानसिक वार्तालाप। लेकिन फिर से मैं पूछता हूं, एक ऐसा आर्टिकल है, एक नहीं 2 आर्टिकल ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस बात को, ये बात थी पीसीएस स्तर की, है ना, कि कोई भी अनुच्छेद ऐसा बनेगा कि फंडामेंटल राइट को अगर कॉन्ट्राडिक्ट करे तो वो स्वतः ही शून्य हो जाएगा। लेकिन 2 ऐसे अनुच्छेद हैं, 39A 39B डीपीएसपी। राइट 2 आर्टिकल हैं 39A और 39B जो कि डीपीएसपी में है। अगर फंडामेंटल राइट उनसे टकराया तो फंडामेंटल राइट चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, ये भी जान लो, वहां पर फिर उसको दिया जाएगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है ना सर अभी तक। 7 केस हैं, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता। 7 केस हैं अभी रिसेंट में, करंट अफेयर में भी उससे केस है। लेकिन अभी हम पॉलिटी पढ़ाने नहीं बैठे हैं, यही तो होती है, डीप में घुसोगे तब समझ में आएगा मजा। ऊपर विदिशून तो सभी पढ़ते बैठे हुए हैं, है ना। आर्टिकल पढ़ो। इपरू सुधाकर पढ़ो। केस क्या है? इपरू सुधाकर बनाम भारत संघ, जहां पर ये मामला हुआ था। ठीक है, खैर अगला क्वेश्चन, बड़ी कमजोर पॉलिटी है भाई तुम लोग। 44 क्वेश्चन। चलो ठीक, अगला, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और क्या कहते हैं, अच्छा इससे करंट अफेयर की जुड़ी हुई बात। हाँ सर, करंट से तो जो, हाँ करंट वाली बात हमने नहीं बताया। तो क्या तुम लोगों ने पढ़ा था कुछ, ऐसा कुछ हुआ करंट अफेयर में? सर एक बात मैंने पढ़ी थी, जो फर्स्ट ऑप्शन था कि भाग 3 में जो अनुच्छेद 32 है उसका, यानी कि जो अपने ऑप्शन था फर्स्ट वाला, कि इसको संविधान मैं भूल गया हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर काम भी कर रहा हूँ सर, सॉरी सर। संविधान, हाँ, कि आप मौलिक अधिकार के लिए डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है कोई सा भी बंदा, कोई सा भी आदमी, अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ये अखबार की फ्रंट लाइन थी, तो वो पढ़ी थी मैंने सर, ये पढ़ा था, ये करंट में पढ़ा 3-4 दिन पहले या 7 दिन पहले ऐसे। इसमें क्या था, इसका मामला ये था कि अभी जो है नवंबर का ही हम लोग करंट अफेयर पढ़े, नवंबर में एक बड़ा मामला हुआ था। केरल के एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, सिद्दीकी कप्पन, बड़ा बढ़िया मामला है वैसे, फंडामेंटल राइट से टकरा गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, है ना। उसमें हुआ क्या कि जर्नलिस्ट साहब बीच में, इसके पहले भी इनके ऊपर 2-3 बार पेनाल्टी लग चुकी है। जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन ये आईएएस पूछेगा, पीसीएस तो शायद ना पूछे, क्योंकि वो ये है ना, सिद्दीकी कप्पन साहब नहीं कहेंगे। एक जर्नलिस्ट जो कि क्या कहते हैं, बीच में अपना सेकुलर पंथी दिखाते रहते हैं, है ना। 2-3 बार इनके ऊपर फाइन लग चुका है और भी चीजें हो चुकी हैं, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद में इन्होंने कहा कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, और इन्होंने आर्टिकल 25 को प्रभावित किया था। ठीक है, अब यहां हो गया आर्टिकल 19 बनाम आर्टिकल 25, है ना। वो कह रहे हैं हमारी क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। और उधर क्या हो गया, उधर हो गया कि किसी धर्म संप्रदाय से संबंधित चीज हो चुकी है, जिस पर केस हुआ था, जिस पर अरेस्ट हुए, है ना। तो अब बताओ, फिर इन्होंने क्या किया, पेटिशन फाइल की
आर्टिकल 32 के तहत ये मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जो है ज्यादती कर रही है, हमको बोलने नहीं दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो पिटीशन है ना, वह मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए नहीं है, ये उसका विरोध करती है। अब बताओ क्या सुप्रीम कोर्ट गलत था या कप्पन साहब गलत थे? 19 बनाम 25। अब क्या होगा? कप्पन गलत थे सर। हाँ ठीक है, सिद्ध किया जाए। क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी संविधान के जो भी अपने मूल अधिकार हैं, उनके साथ में एक चीज और भी है सर, स्पेशल अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत, कि आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तब तक सही है जब तक उससे किसी भी तरीके से देश को, किसी भी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को, संप्रदाय को, धर्म को नुकसान ना हो रहा हो, तब तक तो आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। अगर किसी को उससे आपत्ति हो रही है तो फिर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है सर। राइट, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट आंसर शिवेन जी की तरफ से। देखो, आपका मौलिक अधिकार वहीं तक होता है जहां तक कि आपकी नाक होती है, समझे? सीधी बात है, आपका मौलिक अधिकार आपकी नाक जहां तक है वहीं तक है, उसके बाहर नहीं है आपका मौलिक अधिकार। हाथ तक भी नहीं है, किसी को हाथ से आपने कुछ धक्का दे दिया है ना। मौलिक अधिकार जहां पर आप किसी दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, वहां पर आपका मौलिक अधिकार नहीं रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट सही है, कप्पन गलत थे, है ना। तो इसका मतलब नहीं कि आपको सड़क पर स्वतंत्र घूमने की जो है अनुमति है, तो आप मुंह में लट्ठा भर के घूमोगे दौड़ते हुए, किसी खोज तो चौराहे पर खड़े होकर के अभिव्यक्त सुनता है, गालियां दो किसी को भी, है ना। हम कपड़ा पहने ना पहने, है ना, बाजार में नंगे चले गए, ये देखो, ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो है आपकी तक है। जहां पर दूसरे को आप प्रभावित करते हैं, आपका कोई भी कृत्य, वहां यह आपका फंडामेंटल राइट गड़बड़ हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। अरे इनके ऊपर 2-3 केस हो चुका है, कप्पन के ऊपर। ऐसे ही बंगाल में एक जर्नलिस्ट है, उसके साथ भी ऐसे होता रहता है। ये लोग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट छुड़ा लेती है, फिर उसके बाद एक वो भी तो है सर, यूपी में भी तो है सर एक। कौन? यूपी में है सर, उसको भी 2-3 बार गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी बार बार छूट जाता है फिर वो। यूपी में कौन है सर? यहाँ बाबा का राज है, यहाँ गोली मार दी जाती है, यहाँ गाड़ी पलट जाती है, ठीक है। यहाँ जो अन्याय करता है ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता है, वो सीधे हाइपर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, चित्रगुप्त के दरबार में वही न्याय होता है उसका। है ना। अगला है आपका अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी यूपीएससी के है, यूपी पीसीएस के या किसी भी पीसीएस के उसका नहीं है, लेकिन ये यूपीएससी क्वेश्चन है। क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इन इंडिया, सेक्स रेशियो एट बर्थ इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स in the age group 0 to 6 years. In India, sex ratio at birth is defined as the number of females per 1000 males. ठीक है, males in the age group 0 to 6 years. ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सर इसको थोड़ा अरुणाचल प्रदेश इज हैविंग द सर लिखा नहीं है हम लोगों ने, उनका हिंदी बोलोगे आप तभी नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, मतलब कि लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या पर आधारित होता है जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष के बीच हो। ठीक,
दूसरा पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश इज हैविंग द बेस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री। अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात भारत में सर्वोत्तम है। वाइल मणिपुर रिकॉर्डेड द वर्स्ट सेक्स रेशियो, वहीं पर मणिपुर का सबसे तुच्छ है, सबसे खराब है, सबसे अल्प है। ठीक है, ये दूसरा हो गया, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश का मैक्सिमम है और मणिपुर का मिनिमम है, बीच में बाकी राज्य। ठीक है, ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी। ये पीसीएस भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर आईएएस इस तरह क्वेश्चन बनाता है। सही बताना है क्या सर? सही बताना है। भेज दिया सर। सही है सर। आपका नहीं भेज दिया, अभी भेजा जस्ट। पुराना रिपोर्ट आप सर देखे मेरा थे ना, नया आया है सर, मेरा वाला भानु प्रभाग सही है, केवल एक कन्या का सही है। लक्ष्मी का सही है। बस ऑप्शन जो है इसमें बी करेक्ट है। ठीक, एक नई रिसेंट रिपोर्ट है, रिसेंट क्या कह सकते हैं, थोड़ी पुरानी है इसलिए आ भी सकती है पेपर में। 2018 की रिपोर्ट है ना। 2021 नई जनगणना हो जाएगी, लेकिन 2018 रिपोर्ट जो है पहले से बनना शुरू हो जाती है, तब जाकर के आती है जनगणना में, और बीच में भी रिपोर्ट जारी होती है। ठीक है, वाइटल स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया है ना, जो अभी कि सिविल अरुणाचल प्रदेश आगे आ गया क्या अभी? हाँ, अभी रिपोर्ट के हिसाब से अभी 2 साल और बचे थे, है ना, लेकिन जो रिपोर्ट एक पीछे उसने दे चुका है ना, उसके आधार पर बेस्ट सेक्स रेशियो है। हो सकता है इस बार ज्यादा हो जाए, है ना, लेकिन अभी 2 साल बचा था, लेकिन पीछे की रिपोर्ट को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, पीछे की रिपोर्ट को कंसीडर किया जाता है। उसमें जो रिपोर्ट उसने दिया, उसमें क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश का सबसे बेस्ट और मणिपुर का उस समय तक सबसे खराब आया था। ठीक है, तो सर 2011 की आंकड़ों की वजह से तो एक तरीके से मैंने कहीं पढ़ा था कि हरियाणा था सर 2011 के आंकड़ों के आधार पर लोएस्ट। तो यहीं पर मैं कंफ्यूज हो गया सर। केरल 2011 के आंकड़े नहीं है ना, ये 2015 का है सर। 2018 का तो उसमें मणिपुर सबसे नीचे है। हाँ, 18 का। मणिपुर, वही तो, मणिपुर सबसे नीचे यहाँ पर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का 1084 अरुणाचल प्रदेश का रिपोर्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है, पर 1000 मतलब 1000 पुरुष हैं तो 1084 महिलाएं। ठीक है, दूसरे नंबर पर है हाँ नागा। अपने स्टेट का हमेशा याद रखना, जब क्या कहते हैं इंटरव्यू में भी काम आएगा, प्लस पेपर में भी पूछा जाता है। नागालैंड का उसके बाद 965 और मिजोरम का 964, केरल 963। कहाँ गई यहाँ की लड़कियां? जब से राहुल गांधी गए ना, वहां की जो है लड़कियों की संख्या कम हो।
कर्नाटका 957। इसका याद रखना ठीक है। बाकी ये यूपी का सर, यूपी का रिपोर्ट में नहीं, जो है कहते नहीं है, रिपोर्ट पूरी पढ़नी पड़ेगी उसके लिए, है ना, कि कौन पूरे स्टेट का अलग अलग, है ना। इसको चेक करके बता देता हूँ। वाइटल सेक्स रेशियो रिपोर्ट 2018, कितना है, 900 नहीं, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हाँ सबका आ गया। मणिपुर का है 757, बहुत कम है भाई। और पंजाब का भी अच्छा है। हमारी यूपी का कहाँ है? ये रिपोर्ट कुछ ऐसी ही लग रही सर मुझे। 757 सेक्स रेशियो से तो ज्यादा ही कम नहीं हो गया? बहुत ही कम हो गया। यूपी का नहीं दिखा रहा, कहीं लिखा हुआ। चलो देख के ढूंढते हैं। सर ये जो पहला ऑप्शन है जरा इसका थोड़ा बता दीजिए। मतलब 1000 पुरुष वाली बात ठीक है, लेकिन 0 से 6 वाला बात कुछ गड़बड़ कैसे हो गई? क्या है इसमें, कैसे क्या हुआ? सभी लड़कियों का होता है ना, सभी का होता है। 06 वाली थोड़ी होता है। 06 थोड़ी ना होता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है आ गया। सब औरतें, लड़की तो लड़की है ना। नहीं हाँ, सेंटेंस बन जाता है। आ गया क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट में हमको पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे सही रिपोर्ट नहीं है। जो भी हो, मुझे भी लग रहा है सर, ऐसे ही लग रहा है। केरला में इस तरह से हो जाएगा, है ना। दूसरा सर मणिपुर साइड, गई है मणिपुर में सर पितृ सत्तात्मक व्यवस्था नहीं है। मणिपुर में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है सर, और जहाँ मात्र सत्तात्मक व्यवस्था होगी वहाँ सेक्स रेशियो इतना कम कैसे हो सकता है? नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो अगर नागालैंड और मेघालय में ही है मात्र सत्तात्मक व्यवस्था। सर मणिपुर में भी है। यहाँ हमारे साथ में जो लड़के हैं तो बताते रहते हैं कि हमारे यहाँ जो बड़े स्तर पर। हाँ ये मान सकता हूँ, तो पूरे में ना होगा तो सभी कुछ लोगों में ही होगा। लेकिन तब भी इतना कम वहां का नहीं है कि महिलाएं वहां, तब भी इतना अचानक से कैसे कम हो जाएगा, है ना। और केरल में सोचो, केरल में उठा करके कैसे इतना कम कर सकते हैं? केरल में पिछली बार 1000 के ऊपर था, 1000 कुछ। हाँ सही बात है, हमेशा से रहता था, है ना, हमेशा से 1084 है सर, 2011 की रिपोर्ट। हाँ तो कहाँ से क्या कहते हैं इतना कम हो जाएगा? पता नहीं कैसे रिपोर्ट बनाते हैं लोग। खैर हम लोगों को उससे क्या करना है, हम लोगों को मतलब है यूपीएससी के क्वेश्चन सही करने से। सर तो यहाँ पर लाइक करना है या फिर 2021 में अगर जो दूसरा आ जाएगा वहां पर लाइक करना है? क्योंकि 2021 में तो शायद दूसरी रिपोर्ट ही आ जाएगी। उसके पहले तुम्हारा पेपर हो चुका होगा। ठीक है सर। सर यूपी का 908 दिखा रहा है सर। 2021 में थोड़ी ना आएगा, रिपोर्ट आएगी तुम्हारी 2022 में ना सर। यूपी का 908 दिखा रहा है, 908 दिखा रहा है। यूपी का 908 असम का है वो। असम का है 908। असम का है, हम भी वही सर्च किए थे, यूपी है ना, उसमें असम का दिखा रहा है 908, है ना। खैर असम का भी बताओ, असम का ठीक है। मणिपुर त्रिपुरा इतना कम कैसे हो जाएगा, बात ही नहीं समझ में आती। खैर जैसे बना रहे हैं रिपोर्ट इनके, हमको लगता है बिजली कोरोना के डर के मारे कोई विजिट करने गया ही नहीं होगा कहीं, है ना। लेकिन 2018 में तो कोरोना था नहीं। चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या करना है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू चापरे वायरस। ये मैं बता भी चुका हूं।
ना? यस सर, जी सर, बता इसके बारे में पिछली करंट अफेयर क्लास में पढ़ाया गया था। ये बता चुके हैं। पहला है पूरी था। पहला, इट बिलोंग टू द सेम एरेना वायरस फैमिली which is responsible for the illness such as इबोला वायरस डिसीज। यह वायरस, यह विषाणु उसी प्रजाति का है जो इबोला प्रजाति के विषाणु के परिवार से है ना। दूसरा है, इट इज जनरली कैरीड बाय रैट्स एंड कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलता है ना, और ये चूहों से फैलने वाली व्याधि है। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन। इसको पढ़ा चुका हूं मैं वैसे। चूहा वाला है सर, पढ़ा चुके हैं। भेज दिया सर। उत्तर काहे बताया नहीं लगती। अगर चूहे का है तो गिलहरी पढ़ाया हो, तुम्हें क्या पता। ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ये लिखा हुआ है ये। सर सत्य है या असत्य है कथन? सही बताना है। तो सही है। रितुल जी, अभिषेक सही है, देवेंद्र जी गलत हो गया, वर्षा नरवानी जी सही है, स्टेटमेंट क्या था? इबोला प्राची जी गलत हो गया, निशी सही हो गया। वाह अजय, तुम्हारा करंट अफेयर अच्छा है। अनुभव सर एरेना वायरस ही तो बोला था पहले में। हाँ, ऑप्शन सी सही है। सर एक क्वेश्चन है इस पर। मतलब ये चूहों द्वारा संक्रमण होता है उधर, पर यह मानव से मानव संक्रमण होता है, मानव से ह्यूमन टू ह्यूमन कहाँ होता है? कैसे नहीं हो सकता है? हाँ बताए थे सर, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर हो सकता है। नहीं, जिस तरह से कोरोना में संक्रमण है उस तरह से नहीं होता ना इसमें। नहीं, हाथ मिलाने से होगा। उसकी इसके सर लक्षण आप बताए थे, जैसे पेट ये में एयर से नहीं फैलेगा है ना, लेकिन ये उसके जूठा खाने से, उसका कपड़ा पहनने से, उससे हाथ मिलाने से, उससे है ना, तब फैल सकता है कि नहीं। तो ऐसे तो कई बीमारियां हैं तो फैलती हैं, लेकिन हाँ, तो लेकिन वो है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। इसी वजह से सर थोड़ा लगाती है इसमें। हाँ ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन यहाँ पॉसिबल है। चापर वायरस खतरनाक है। अगला है आपका, अच्छा इसके लक्षण क्या हैं, क्या होता है? लक्षण है इसका सर, जैसे त्वचा पे लाल लाल मतलब कलर हो जाना, फिर पलक झपकाने पर मतलब दर्द होना, और इस पे पेट में ममोड़न दर्द होना, और बुखार होना तेज, ये सब था लक्षण। तेज बुखार, मरोड़ है ना, ऐठन, बिल्कुल सही बात है। और मसूड़ों से खून निकलना। मसूड़ों से खून निकलना। और इसमें एक चीज बता दें कि अगर टाइम पे इसका इलाज हो जाए तो बच सकता है। ऐसा बताया था हमने। यस सर। क्या इसका टीका उपलब्ध है? सर पानी की कमी पूरी की जाती है। इसका टीका आपने ये बताया था इलाज नहीं संभव है। इलाज संभव नहीं है, लेकिन हाँ अगर आंखों में सूजन हो रही है उस समय अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो संभावना है। अगर पेट में दर्द होने लगा तो नहीं। शुरुआत में ही है ना, क्योंकि अभी इसका इलाज नहीं है दुनिया में, है ना, इसका इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, और अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा पूछूं इसमें? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये आ सकता है।
जो भी क्वेश्चन नंबर होगा हम तो छांटते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं, परम सिद्धि जो हाल ही में समाचार में रही क्या है? परम सिद्धि, वाह, इंग्लिश में भी परम सिद्धि। पहला पॉइंट, इट इज ए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं HPCAI, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर स्टेब्लिश्ड एट CDAC, इस तकनीकी आधारित, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित, ठीक, उच्च क्षमतागत अभिकलक प्रणाली, ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर है जिसकी स्थापना CDAC पर की गई, CDAC। दूसरा है, इट वाज डेवलप्ड जॉइंटली विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, किसका विकास किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना उद्योग मंत्रालय और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, NSM के तहत। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नहीं। सर चेक कीजिए। कर दिया सर, एक बार चेक कर लीजिए। सभी का सही इस बार, बहुत बढ़िया। सी जो है सही है। मेरा गलत हो गया सर। सही है, सही। अच्छा, कोई बात नहीं, न्यूज में जुड़े रहोगे तभी पता चलेगा। सर मुझे ये पता था कि ये एक सीडेक बेस्ड जो एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है मतलब ये, बट ये नहीं पता था कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है इसको, ये पता नहीं था। हाँ, ये इस तरह के क्वेश्चन आईएएस बनाता है कंफ्यूज करने के लिए। एक बार मैं पढ़ा जरूर था कि ये एक सुपर कंप्यूटर जो इंडिया का है, बट ये नहीं थी इन्होंने बनाया था। इसमें होती कंफ्यूजन। अगला, नेक्स्ट, दोनों ही सही है और यही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, उसका कुछ जानने की जरूरत नहीं है। किसने बनाया था, क्या है, सुपर कंप्यूटर है ना, CDAC में बनाया गया। अगला है, which of the following statement regarding microwave weapon system is incorrect, ठीक है, regarding microwave weapon system is क्या है, इनकरेक्ट। माइक्रोवेव, ठीक है, आधारित, ये क्या है, वेपन, अस्त्र ना, प्रणाली या शस्त्र प्रणाली। ऑप्शन ए, they are electromagnetic weapon,
ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय शस्त्र हैं विच हैव ए सिमिलर इफेक्ट लाइक ए माइक्रोवेव ओवन, जो माइक्रोवेव ओवन होता है ना उसकी तरह प्रभाव डालते हैं। यानी इलेक्ट्रो विद्युत चुंबकीय शस्त्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स। दूसरा ऑप्शन बी, द वेपन वर्क बता बाय। चुके हैं। नहीं बताया हूँ, अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ, कभी नहीं पढ़ाया हूँ। मुझे नहीं याद पढ़ाया रहता है सर, मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं। अभी नहीं पढ़ाया सर। मुझे अपनी सारी क्लासें याद रहती हैं। वो सुना होगा, लेकिन मैं अपनी क्लासें मुझे साल भर की याद है और लगभग ये भी याद रहता है कौन उस क्लास में बैठा तक नहीं। मेरी थोड़ा सा ठीक है मेमोरी, कहने का मतलब कहीं और पढ़ लिया। पानी और काजू जो है खाता हूँ बीच बीच में, है ना। काजुओं का असर है। इस क्लास में तुम थे कि नहीं, अगर बोले होगे या मैंने पूछा होगा नहीं बोले होगे तो मैं चेक किया होगा तो मुझे याद रहता है, फिर रहता है। जो नहीं बोलते हैं उनको तो आज भी मैं नहीं याद रखता हूँ कि हाँ वो हैं कि नहीं है ना। जो कभी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं पता नहीं चलता है कि नहीं। ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन है द वेपन वर्क्स बाय हीटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स अंडर द स्किन टू पेनफुल टेम्परेचर फोर्सिंग पीपल आउट ऑफ द एरिया। यह अस्त्र मानव के शरीर के क्या कहते हैं त्वचा पर, ठीक है, उपस्थित त्वचा में उपस्थित जल को गर्म करके ना अत्यधिक क्या कहते हैं दर्द उत्पन्न करता है, जिससे कि वह स्थान को छोड़कर भाग जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि दंगा हटाने के लिए है ये। जैसे शरीर पे क्या करता है वो अगर वो दिखाई नहीं देगा कि कहीं से आ रहा है गिर रहा है, लेकिन जितने लोग होंगे उनकी बॉडी में अंदर स्किन, क्योंकि हमारी बॉडी में त्वचा में क्या होता है वाटर होता है, तो वो उस वाटर को हीट कर देगा। माइक्रोवेव क्या करता है, देखो ऐसे ऐसे क्या होता है कि पानी की बौछार डालनी पड़ती है ना। दंगा कर रहे हैं, पानी की बौछार इनके ऊपर पड़ी तो इंजरी हुआ, है ना। कुछ लोग गिर गए उसी में लिथर गए, कुछ लोग के ऊपर नहीं पड़ी पत्थर फेंक के मार दिए, है ना इनके ऊपर, जो यहाँ पानी बौछार डाल रहे हैं खोपड़ी फूट गई इनकी। गोली मारा छर्रा मारा तब भी उनका नुकसान हुआ, बेचारों को बहुत दिक्कत हो गई, है ना। तो अब क्या करें, तो अब दिखाई ही नहीं देंगे, ठीक है। केवल ना दिखाई देने वाली तरंग उस क्षेत्र में पहुंच जाएगी, कहां से छोड़ी जा रही है पता भी नहीं चलेगा, है ना। और उसके बाद जितने लोग वहां पर होंगे उनकी बॉडी में इचिंग शुरू होगी, बहुत तेज दर्द। क्यों कैसे होगा, जैसे कि हम माइक्रोवेव में क्या कहते हैं पिज्जा गर्म करते हैं, है ना ओवन में, तो वैसे ही उसमें तरंग दिखाई नहीं देती, लेकिन वो क्या करता है कि वो एक तरह से वाइब्रेशन बढ़ा देता है। ऐसे ही हमारे बॉडी में जो पानी है ना, उसको उसमें हीट को डेवलप करेगा, ये वाइब्रेट कराएगा जिससे कि गर्मी बढ़ेगी, है ना उसमें। और उससे क्या होगा कि बॉडी में इतनी जलन इतना तेज ताप महसूस होगा कि वो व्यक्ति जो है पसीने से एकदम लबरेज हो जाएगा, इतना ज्यादा दिक्कत होने लगेगी कि वहां से वो भाग ही जाएगा अपने आप। सी, ये कहने का मतलब था, इसका मतलब नहीं कि ये उत्तर सही है, ठीक है, मैं बता रहा इसका मतलब क्या था, ठीक है। समझ गए हाँ हाँ, चाइना इज द फर्स्ट कंट्री दैट डेवलप द माइक्रोवेव स्टाइल वेपन, ठीक है, विच नोन एज एक्टिव डिनायल सिस्टम, एडीएस। चाइना पहला देश है जिसने इस तरह का एडीएस इस तरह का जो है प्रणाली, इस तरह का अस्त्र डेवलप किया है, जो कि एडीएस के नाम जाना जाता है, और डी है नन।
सर अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही है तो कैसे आंसर देंगे? हाँ वही मुझे भी लग रहा था। तो इसमें पूछा क्या है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। ओके सर। इनकरेक्ट। सर क्या कर दिए आप? सर ये तो बहुत मेरे साथ ट्रेजेडी हो रहा है 2 दिन से। हमने बोला ना इनकरेक्ट, पहले ही बोला था। सेम मेरे साथ एग्जाम में भी हो गया है। वो सबके साथ होता है, पेपर में का तो हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर डी। ठीक है, बाकी सब सही है। सर मुझे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन चाहिए सर। एक्सप्लेनेशन चाहिए। सर आपने कहा था कि गलत आंसर बताना है इसमें से। इसमें गलत बताना है, बाकी सब सही है। सर गलत आंसर तो ए होगा ना? ए होगा ना सर? ए भी नहीं हो, सर ए होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है ना। हाँ अच्छा, ये गलत है। अच्छा यस सर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है सर, ये हाई एनर्जी बीम होता है। सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। दोनों चीज नहीं सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और है सर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये सही। और इसका प्रयोग देखो, माइक्रोवेव लो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग वेव होती है। माइक्रोवेव लो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग वेव होती है। सर इसमें मैग्नेट का शॉर्ट वेव नहीं होती है। ये बताया ना, लेजर में सर अगर हम करेंगे तो मैग्नेट। ये लेजर नहीं है, ये माइक्रोवेव है। ये लेजर नहीं है। हाँ जमीन आसमान का माइक्रो सर माइक्रोवेव में भी आप कैसे कह देंगे कि मतलब माइक्रोवेव ओपन सिस्टम जो भी है इसमें भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता ही है। क्योंकि सर इसका ऑप्शन जो बी है ना वो भी ठीक है सर, इसका जो ऑप्शन है बी भी ठीक है क्योंकि उसमें भी वही यही होता है। हाँ और इसका जो ऑप्शन सी है फिर वो चाइना वाला लेजर नहीं है। ये लो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग वेव होती है। निम्न आवृत्ति की है ना, या लघु आवृत्ति की दीर्घ तरंग होती है। दिखाई नहीं देगी, ये लेजर दिखाई देती है। यस सर। भेद देती, छेद कर देती हो, टारगेटेड होती है, कंसंट्रेटेड होती है। लेजर है ना, लेजर क्या है? वही प्रकाश की है जो कि एकदम कंसंट्रेटेड बीम है। सर मुझे यहाँ 0.6 माइल। सर मुझे तो क्वेश्चन में ये बोला ना कि आपने कि गलत स्टेटमेंट बताओ। हाँ तो दोनों सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती क्या? बी भी तो सही है। डी सही है। तो तीनों सही है, इसीलिए तो डी आंसर है। इसीलिए डी आंसर है। सर 2 मिनट प्लीज। क्या है यहाँ पर जो सी है, सी पॉइंट है सर। एक गलवान घाटी वाला जो युद्ध वो हुआ था, एक तरीके से इंसिडेंट हुआ था उस समय। ये एक ट्वीट आया था जो मैंने पढ़ा था कि वहां पर उन जो सिपाही हैं या जो भी अपने भारतीय सैनिक है उनको हटाने के लिए इस वेपन का यूज किया गया था। इसका तो वो सरासर गलत था। तब मैंने इसके बारे में पढ़ा था। तो सर ये वाली बात है कि सी जो इसके जो ऑप्शन है कि चाइना के पास ये है। सर ये चाइना के पास नहीं है। चाइना ने सबसे पहले बनाया, केवल 2 लोग के पास है दुनिया में। सर ये अमेरिका के पास है सर, ये चाइना के पास नहीं है। नहीं, अमेरिका के पास भी है, लेकिन चाइना पहला देश था। तो सर ये ऑप्शन है आपने जो बोला कि सबसे पहले फर्स्ट कंट्री 1960 में सर यूएसएसआर ने इसको डेवलप किया था। ये सब नहीं, जो है रिकॉर्ड में है वो है सर। सबसे पहले अमेरिका के पास था सर। तो वेपन जिसने बनाया है, हाँ वेपन जिसने बनाया वो क्या कहते हैं, वो है क्या कहते हैं, सबसे पहले चाइना बनाया है, उसके बाद अमेरिका के पास भी है। ठीक है तो सर बैलिस्टिक मिसाइल इसका एग्जांपल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। कहाँ से होगी भाई? तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे दिखाई नहीं देती है ना। वहाँ दे दिया था क्या स्टेपिंग बैक में? वो तो मेरे पास थी। अरे शोर बहुत हो रहा है, म्यूट कर दो। ये सिस्टम वो नहीं है। ठीक है हाँ, वो सिस्टम नहीं है। उसमें तो पूरा मिसाइल जा करके गिर रही, चोट कर रही है।
है ना, वो कहाँ से हो जाएगा, ये तो दिखाई नहीं दे, अदृश्य तरंगे हैं, वो कहाँ से आ रही किधर से आ रही कोई तुम्हें पता नहीं चलेगा, तो इस तरह की चीज होती है वो। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू लीलावती अवार्ड 2020। ठीक है, लीलावती, म्यूट कर लो भाई, शोरगुल हो रहा है, अवार्ड 2020, इसके बारे में बताना है। पहला, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अवार्ड इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज among the student in the age group of 6 to 14 या 6 से 14 वर्ष की आयु के छात्रों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारी को परिवर्धित करने के लिए प्रदत्त पुरस्कार है। दूसरा है, इट वाज लॉन्च ज्वाइंटली बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE, है ना। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इसमें क्या था मेन बात, 6 से 14 साल के बच्चों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारी। दूसरा है कि यह CBSE, है ना, और NCERT, है ना, NCERT का समेकित प्रयोग है ना। ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं। सर एक बार ऑप्शन सेकंड वाला जो है वो है कथन है, उसको एक बार रिपीट कर दोगे? CBSE और NCERT दोनों के बारे में तो जानते ही होगे कि नहीं जानते इनके बारे में? जानते हैं सर। हाँ, तो दोनों का ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम है। वर्षा, आपकी गलती हो गया, अभी तक तुम्हारे सारे आंसर सही थे, एक को छोड़कर बाकी। अब की लेकिन तभी बहुत सही किया तुमने। सर मेरा चेक कीजिए। हाँ अजय सही है, प्राची जी सही है इस बार, रितुल जी फिर गड़बड़ हो गया। मेरा सर बता ही दीजिए सही क्या है। बता ही दीजिए। ठीक है, नन। ठीक है, नन। ये सर महिला यूनियन सशक्तिकरण से मिनिस्ट्री ऑफ संबंधित अवार्ड है। एजुकेशन जो है लीलावती अवार्ड देती है ना। देती क्या है, यही शुरू हुआ है पहली बार, है ना। और यह है कि महिलाओं के उन्नयन के लिए है, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, महिला शक्ति किस माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, वो भी कोरोना पीरियड में ऑनलाइन माध्यम से, वर्चुअली। ठीक है, मतलब जैसे जूम जैसे होता है, जिससे यहाँ महिला सशक्तिकरण हो रहा है ना, वैसे यहाँ पुरुष सशक्तिकरण भी हो रहा है, महिला भी हो रहा है। हम समदर्शी हैं, भारत सरकार की तरह हम नहीं हैं, यहाँ हमारे सामने आरक्षण नहीं, है ना। तो पहला तो यही गलत हो गया, क्लाइमेट चेंज, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि सैनिटेशन, हाइजीन कैसे रखें, महिलाएं जो है घर में खाना बनाती हैं, बहुत सारी चीजें पानी रखती, छूती हैं,
है ना। तो घर में कैसे संक्रमण ना फैले, उस पर रोक कैसे क्या करना है, बच्चे को पोषक तत्व तो कब क्या करें, कैसे करें, है ना। जब वो प्रेग्नेंट हो तो उस समय क्या क्या करना है, क्या क्या सुविधाएं हैं जो सरकार दे रही है, तुम्हें नहीं पता है जान लो, है ना। मार्केट में आपके एम्पावरमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट में सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं दे रखी हैं जान लो। ये सब चीजों की उसको जो है क्या कहते हैं बताने का काम है, ठीक है। और कौन देता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE देता है, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन देता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब 2 लोग देते हैं सर, और कर लें सर 2 लोग देते हैं ना, यूनियन मिनिस्ट्री और ये ऑल इंडिया वाला भी उसने लॉन्च किया है, उसने लॉन्च किया, मतलब कि उसने लॉन्च किया है, ये इनिशिएटिव है AICTE का, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट और करने का हो तो कर लो सर, कर लो। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर क्लास फिर अगले हफ्ते होगी। मिशन पूर्वोदय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने करवा रहे हैं इसको, है ना। मिशन पूर्वोदय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत के विकास हेतु। दूसरा है हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की संरक्षण के लिए, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम। तीसरा है गोल्ड रिपेट्रिएशन मेजर टू ईज डाउन डिमांड, ठीक है, स्वर्ण का बाजार में निर्बंधीकरण जिससे कि उसकी मांग कम हो सके, ठीक है। और अगली बात है स्ट्रेंथनिंग इंडियन रूपी बाय लॉन्चिंग रुपे कार्ड इन नाइबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी मुल्कों में भारतीय मुद्रा के समावेश के सशक्तिकरण हेतु रुपे कार्ड जारी करना। तो इनमें से कौन सा सही है? सही है सर। हेलो, आपका कौन सा ऑप्शन है? बोल रहे डी गलत है, मेरा ऑप्शन ए सही। ए होगा ना सर? सही है सर। तुम तो नकल मार्क बता दियो। कौन? ईमानदारी बताओ। किसका? ना तुम्हारा, तुम कहाँ पढ़ ली इसको? सर हम तो उसका पूर्वोदय से पूर्वी कर दिए थे। हाँ तो उत्तर सही तुम्हारा। अच्छा, ऐसा दिमाग लगा लिया है तब सही है, फिर सही है, तुक्का सही है फिर, ठीक है, सही है। चलो भाई। क्या सर अच्छा इसमें होगा क्या, ये तो बता दो सर, इसकी थोड़ी तो एक्सप्लेनेशन तो दे दो। सर नहीं, मिशन पूर्वोदय के तहत होगा क्या, मतलब इसके अंदर होगा क्या क्या? इसका है मेन ध्येय है कि पूर्वी भारत में लौह इस्पात उद्योग स्थापना करने के लिए सब्सिडाइज रेट पर टैक्स को कम करके वहां पर जो कंपनियां हैं उनको सुविधा दी जाएगी कि वहां पर इस्टेब्लिशमेंट करें जिनकी वहां कमी है, ठीक है, जिससे वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगी, बढ़ेगी, और साथ ही साथ वहां पर जब लौह इस्पात उद्योग आकर्षित होगा तो वहां पर, क्योंकि लौह इस्पात अन्य उद्योगों के लिए क्या होता है, क्या होता है भाई?
ईस्ट इंडिया का विकास करना है, मटेरियल होता है तो और भी इंडस्ट्रीज वहां आएंगी, धीरे धीरे विकास होगा, है ना। क्या सर ये भी बोल सकते हैं कि भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भी एक पहल है? हाँ पहल है, समेकित विकास करेगा इसके लिए। मतलब अगर भारत के लिए भी आएगा अर्थव्यवस्था के लिए तो भी वो ऑप्शन ठीक होगा उसका। ठीक है, ठीक है जी, चलो ठीक है भाई। तो ये था, अभी केवल कुछ ही दिन का करंट अफेयर बचा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है नवंबर के, है ना। नेक्स्ट वीक हम लोग दिसंबर करंट अफेयर में घुस जाएंगे, जनवरी में दिसंबर पढ़ डालेंगे, मतलब 1 महीना हम पीछे चलेंगे हम लोग, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना सॉलिड पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन मतलब उसमें यूपीएससी में आपको फंसेंगे कुल मिलाकर के बात ये। चलिए ठीक है, कर लेते हैं। थैंक यू सर। और लोग भी कंट्रीब्यूट क्या करो, आंसर दिया करो भाई, मुंह पर दिख तो बैठे रहा करो।